अस्सलामुअलैकुम। अब जो हमारी आउटलाइन का आज का टॉपिक है वो है वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो वेक्टर क्या है और किस तरह से मिलके हमारे पास इक्वेशंस बन सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास वेक्टर क्या है। तो हमारे पास डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम वेक्टर। क्या होगा अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें हमारे पास डिफरेंट एंट्रीज हैं। हमारे पास यहाँ पर देखें आप, तो कोई भी एंट्रीज हो सकती है, बट अगर ये जो मैट्रिक्स है इसमें मैं एक रो को लिख लेती हूँ 1 2 3, तो ये जो इंडिविजुअल वन रो है ये है मेरे पास एक वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर को क्या करेंगे हम डिफरेंट स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन अपनी जो इक्वेशंस हैं उनको बना सकते हैं। हम यहाँ से जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास u इज इक्वल टू 3 - 1, ये क्या है हमारे पास एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है एंड देन ये भी हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, तो two vectors in R2 are equal if and only if their corresponding entries are equal. For example, हमारे पास ये है एक वेक्टर 1 0 एंड एक दूसरा वेक्टर है 0 एंड 1। तो कह रहे हैं ये दोनों वेक्टर तब तक इक्वल नहीं होंगे जब तक इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल ना हो। तो इस लिहाज से हमारे पास ये वाला जो दो वेक्टर है ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इसके इक्वल नहीं है और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है जो वो इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा कि हमारे जो वेक्टर हैं वो इक्वालिटी उनके दरमियान हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हम अपने जो वेक्टर्स हैं उनको सम करेंगे। ये देखिए, सम हम कैसे जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं इनका वो देख लेते हैं। जैसे मेरे पास दो वेक्टर्स थे 1 और -2, एक ये वेक्टर है एंड एक वेक्टर है 2 एंड 5। तो हम इनको ऐड कैसे करेंगे? जैसे सिंपल हम एडिशन करते हैं, 1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो होगा 2 उसको ऐड किया एंड देन -2 के कोरिस्पॉन्डिंग था 5, उसको ऐड कर लिया, तो हमारे पास एक थर्ड वेक्टर आ गया है u + v के नाम से। ठीक है, given a vector u and a real number c, the scalar multiple of u by the c is the vector cu. उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है कि हमें एक u वेक्टर दिया गया है एंड देन हमने उसे एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि है 5। ठीक है, देन उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक न्यू वेक्टर ऑब्टेन होगा जिसका नाम होगा cu। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 15 एंड 5 को -1 से करेंगे तो -1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, जिसमें हमें एक वेक्टर दिया गया है u एंड एक वेक्टर दिया गया है v। हमें कहा गया है कि 4u - 3v 4u + -3v, ये हमें दो जो है वो आप समझ लें इक्वेशंस दी गई हैं कि हमने ये फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हमें फाइंड करना है 4u। ठीक है, 4u पहले हमारे पास ये u है, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को -2 से किया तो 8। ठीक है, देन हमें -3v करना है, तो इसको -3v से मल्टीप्लाई, v को -3 से मल्टीप्लाई कर लिया। देन हमें क्या करना है, ये दोनों फाइंड करने के बाद हमें उनका एडिशन चाहिए। यहाँ पर 4u प्लस -3v। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 4u भी है -3v भी है, उनका एडिशन कर लेते हैं, तो हमारे पास जो न्यू वेक्टर आएगा वो 4u + -3v आएगा जो कि ये वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, अब हमें देखना है जो है इसमें इन्होंने इक्वालिटी चेक की है आगे जाकर। ये देखें, आगे उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है कुछ इस तरह से 3 और -1, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो रो की फॉर्म में आप देख लें, हमारे पास दो जो है वो एंट्रीज हैं 3 एंड -1। इन दिस केस द पैरेंथेसिस एंड द कॉमा डिस्टिंग्विश द बिटवीन 3 एंड -1 फ्रॉम 1 टू रो मैट्रिक्स 3 -1 रिटन विद ब्रेसेस एंड नो कॉलम, दैट्स व्हाई। देखें, अगर हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास इक्वल होगा अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास और उनकी
कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्विवेलेंट होंगी तभी वो इक्वल होंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो कि इस तरह से है, लेकिन एक जो है वो रो की फॉर्म में लिखा गया है इस तरह से, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम है बट ये इक्वल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं और जो वेक्टर्स होंगे वो कॉलम्स की फॉर्म में ही होते हैं, तो उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, ना कि इस तरह से एक हमारे पास कॉलम की फॉर्म में हो और एक रो की फॉर्म में। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वल नहीं आएगा, हम इन्हें इक्वल कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है u एंड v। हमें कहा गया है कि एक थर्ड जो है वेक्टर फाइंड करना है u प्लस v, ठीक है। u प्लस v उन्होंने हमें दिया हुआ है और ये हमें यहाँ डिस्प्ले करना है। सॉरी, हमें ना ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं करने, तो इनको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हमें दी गई हैं, वो भी देख लेते हैं। u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू प्लस वी प्लस w, ये इसके इक्वल होगा। ये जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो आपने देख ली है। देन हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले एक ही एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हमारा जो टॉपिक था ना वो था बेसिकली वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर तो हमने समझ लिए कि जब भी हमारे पास एक सिंगल कॉलम हमें दिया जाता है एक मैट्रिक्स में से, तो वो हमारे पास होते हैं वेक्टर्स। तो वो उन वेक्टर्स से हम अपनी इक्वेशंस को कैसे फॉर्म देते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक मैट्रिक्स की इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म लिखी है, x1 a1 प्लस x2 a2 इज इक्वल टू b, ठीक है। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है। अब हम हमारे जो मैट्रिक्स हमें वेक्टर्स जो दिए गए हैं, हम अपनी इक्वेशंस को उसके मुताबिक जो है वो करते हैं, ठीक है। x1 हमने लिख लिया, a1 क्या है, हमारे पास a1 को लिखेंगे। देन हमारे पास x2 होता है, x2 a2 की जगह हम a2 लिखेंगे, इज इक्वल टू b की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने इन x1 x2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास x1 माइनस 2x1 माइनस 5x1, ये डिफरेंट जो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास आ चुके हैं। और ये b भी हमारे पास है। b के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसके साथ कोई भी जो वेक्टर है कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन्हें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसे ही रखेगा। तो अगर आप देखें तो हम इसको अगर ब्रेसिस से मैट्रिक्स से बाहर लिखें तो हमारे पास x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू है 7 के, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 7। इस तरह से करके हम अपनी इक्वेशन जो है वो रेडी कर लेंगे। देन हमें अपने x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। उनके लिए हम क्या करेंगे, अब इन्हें सबसे पहले रिड्यूस्ड एचेरेंट फॉर्म में करेंगे एंड देन हम अपनी x1 x2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स बना था 1 माइनस 2 माइनस 5, इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस्ड एचेरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है रिड्यूस्ड एचेरेंट फॉर्म करने के लिए ये हमारे पास डायगोनल एंट्री है। पहले हमें इस दोनों को जीरो करना है। माइनस 2 की जगह पे जीरो करने के लिए हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम r1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे r2 में, यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, r3 की जो है ये वाली एंट्री को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, r1 के साथ जो है वो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे, प्लस कर देंगे उसे r3 के साथ, तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर 0 गेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए। तो अगर हम r2 में से 1/9 कर लें, यानी कि r2 को डिवाइड कर दें 9 के साथ, तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और जो 18 है वहाँ उसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पर भी डायगोनल एंट्री मिल चुकी है, यहाँ पर भी डायगोनल एंट्री मिल चुकी है। अब मुझे जो डायगोनल एंट्री चाहिए वो यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर मैं डायगोनल एंट्री कैसे ले सकती हूँ, अगर मैं इस रो को 32 के साथ डिवाइड करती हूँ, 32 के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा
और यहाँ पर 16 की जगह जो है मेरे पास 1/2। अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारी आउटलाइन का आज का टॉपिक है वो है वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो वेक्टर क्या है और किस तरह से मिलके हमारे पास इक्वेशंस बन सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास वेक्टर क्या है। तो हमारे पास डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम वेक्टर। क्या होगा अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें हमारे पास डिफरेंट एंट्रीज हैं, हमारे पास यहाँ पर देखें आप तो कोई भी एंट्रीज हो सकती है, बट अगर ये जो मैट्रिक्स है इसमें मैं एक रो को लिख लेती हूँ 1 2 3, तो ये जो इंडिविजुअल वन रो है ये है मेरे पास एक वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर को क्या करेंगे हम डिफरेंट स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन अपनी जो इक्वेशंस हैं उनको बना सकते हैं। हम यहाँ से जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास u इज इक्वल टू 3 - 1, ये क्या है हमारे पास एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है एंड देन ये भी हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, तो two vectors in R2 are equal if and only if their corresponding entries are equal. For example, हमारे पास ये है एक वेक्टर 1 0 एंड एक दूसरा वेक्टर है 0 and 1। तो कह रहे हैं ये दोनों वेक्टर तब तक इक्वल नहीं होंगे जब तक इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल ना हो। तो इस लिहाज से हमारे पास ये वाला जो दो वेक्टर है ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इसके इक्वल नहीं है और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है जो वो इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा कि हमारे जो वेक्टर हैं वो इक्वालिटी उनके दरमियान हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हम अपने जो वेक्टर्स हैं उनको सम करेंगे। ये देखिए सम हम कैसे जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं इनका वो देख लेते हैं। जैसे मेरे पास दो वेक्टर्स थे 1 और -2, एक ये वेक्टर है एंड एक वेक्टर है 2 and 5। तो हम इनको ऐड कैसे करेंगे, जैसे सिंपल हम एडिशन करते हैं। 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो होगा 2 उसको ऐड किया एंड देन -2 के कॉरिस्पॉन्डिंग था 5 उसको ऐड कर लिया, तो हमारे पास एक थर्ड वेक्टर आ गया है u + v के नाम से। ठीक है, given a vector u and a real number c, the scalar multiple of u by the c is the vector cu। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक एग्जांपल ये है कि हमें एक u वेक्टर दिया गया है एंड देन हमने उसे एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि है 5। ठीक है, देन उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक न्यू वेक्टर ऑब्टेन होगा जिसका नाम होगा cu। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 15 एंड 5 को -1 से करेंगे तो -1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, जिसमें हमें एक वेक्टर दिया गया है u एंड एक वेक्टर दिया गया है v। हमें कहा गया है कि 4u - 3v 4u + -3v, ये हमें दो जो है वो आप समझ लें इक्वेशंस दी गई हैं कि हमने ये फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हमें फाइंड करना है 4u। ठीक है, 4u पहले हमारे पास ये u है, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को -2 से किया तो 8। ठीक है, देन हमें -3v करना है, तो इसको -3v से मल्टीप्लाई, v को -3 से मल्टीप्लाई कर लिया। देन हमें क्या करना है, ये दोनों फाइंड करने के बाद हमें उनका एडिशन चाहिए। यहाँ पर 4u + -3v। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 4u भी है -3v भी है, उनका एडिशन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो न्यू वेक्टर आएगा वो 4u + -3v आएगा जो कि ये वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, अब हमें देखना है जो है इसमें इन्होंने इक्वालिटी चेक की है आगे जाकर। ये देखें आगे उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है कुछ इस तरह से 3 और -1, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो रो की फॉर्म में आप देख लें, हमारे पास दो जो है वो एंट्रीज हैं 3 and -1। इन दिस केस द parentheses and the comma distinguish the between 3 and -1 from 1 to row matrix 3 -1 written with braces and no column, that's why। देखें अगर हमारे पास
हमने कहा था कि हमारे पास इक्वल होगा अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास और उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्विवेलेंट होंगी, तभी वो इक्वल होंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो कि इस तरह से है, लेकिन एक जो है वो रो की फॉर्म में लिखा गया है इस तरह से, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम है बट ये इक्वल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं और जो वेक्टर्स होंगे वो कॉलम्स की फॉर्म में ही होते हैं, तो उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, ना कि इस तरह से एक हमारे पास कॉलम की फॉर्म में हो और एक रो की फॉर्म में। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वल नहीं आएगा, हम इन्हें इक्वल कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है u एंड v। हमें कहा गया है कि एक थर्ड जो है वेक्टर फाइंड करना है u प्लस v, ठीक है। u प्लस v उन्होंने हमें दिया हुआ है और ये हमें यहाँ डिस्प्ले करना है। सॉरी, हमें ना ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं करने, तो इनको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हमें दी गई हैं, वो भी देख लेते हैं। u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू प्लस वी प्लस w, ये इसके इक्वल होगा। ये जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो आपने देख ली है। देन हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले एक ही एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हमारा जो टॉपिक था ना वो था बेसिकली वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर तो हमने समझ लिए कि जब भी हमारे पास एक सिंगल कॉलम हमें दिया जाता है एक मैट्रिक्स में से, तो वो हमारे पास होते हैं वेक्टर्स। तो वो उन वेक्टर्स से हम अपनी इक्वेशंस को कैसे फॉर्म देते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक मैट्रिक्स की इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म लिखी है x1 a1 प्लस x2 a2 इज इक्वल टू b, ठीक है। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है। अब हम हमारे जो मैट्रिक्स हमें वेक्टर्स जो दिए गए हैं, हम अपनी इक्वेशंस को उसके मुताबिक जो है वो करते हैं, ठीक है। x1 हमने लिख लिया, a1 क्या है, हमारे पास a1 को लिखेंगे। देन हमारे पास x2 होता है, x2 a2 की जगह हम a2 लिखेंगे, इज इक्वल टू b की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने इन x1 x2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास x1 माइनस 2x1 माइनस 5x1, ये डिफरेंट जो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास आ चुके हैं। और ये b भी हमारे पास है। b के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसके साथ कोई भी जो वेक्टर है कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन्हें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसे ही रखेगा। तो अगर आप देखें तो हम इसको अगर ब्रेसिस से मैट्रिक्स से बाहर लिखें तो हमारे पास x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू है 7 के। x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 7। इस तरह से करके हम अपनी इक्वेशन जो है वो रेडी कर लेंगे। देन हमें अपने x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। उनके लिए हम क्या करेंगे, इन्हें सबसे पहले रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में करेंगे एंड देन हम अपनी x1 x2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स बना था 1 माइनस 2 माइनस 5, इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म करने के लिए ये हमारे पास डायगोनल एंट्री है। पहले हमें इस दोनों को जीरो करना है। माइनस टू की जगह पे जीरो करने के लिए हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम r1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे r2 में, यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, r3 की जो है ये वाली एंट्री को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, r1 के साथ जो है वो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे, प्लस कर देंगे उसे r3 के साथ, तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर 0 गेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए। तो अगर हम r2 में से 1/9 कर लें, यानी कि r2 को डिवाइड कर दें 9 के साथ, तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और जो 18 है वहाँ उसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पर भी डायगोनल एंट्री मिल चुकी है, यहाँ पर भी डायगोनल एंट्री मिल चुकी है। अब मुझे जो डायगोनल एंट्री चाहिए वो यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर मैं डायगोनल एंट्री कैसे ले सकती हूँ, अगर मैं इस रो को 32 के साथ डिवाइड करती हूँ
32 के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 16 की जगह जो है मेरे पास 1/2। अब क्या होगा कि यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड देन यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, लेकिन मुझे इस 1/2 की प्लेस पे मुझे 0 करना है क्योंकि मुझे डायगोनल एंट्रीज के नीचे जो है वो 0 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस रो को 1/2 को पहले मैं मल्टीप्लाई, जैसे R2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, R2 को मल्टीप्लाई करूंगी नहीं, यहाँ पर ना इस ऑपरेशन से जो है वो हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेकंड रो है उसमें है 1 और 2, थर्ड रो में है 16 और 32। हम क्या करेंगे, अपनी रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगा 1 की जगह, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। देखें, थोड़ा साफ कर लेती हूँ। हम क्या करेंगे, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ एंड देन उसे माइनस कर लेंगे R3 में से, ठीक है। ये आपने कर लेना कि R3 में चेंजिंग करनी है तो R3 जो है वो पहले लिखा जाता है, ये आपको पता है। R3 माइनस 16 R2 लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बन जाएगा, यहाँ पर 2 है, जब 16 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 32 माइनस 32, यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। अब देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की थी कि हमें यहाँ पर 1 मिलता, लेकिन ये ऑलरेडी 0 बन चुका है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ये वाली हैं और उनके नीचे वाली जो है वो हमारे पास 0 बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो 1 है इसके ऊपर वाली को 0 बनाना था। जैसे यहाँ पे 1 था, इसके ऊपर वाली को 0 बनाना था। ये 2 है, ठीक है। इसको हम कैसे जो है वो 0 बना सकते हैं, तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस R2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे R1 को। और आपको पता है जिस रो पे हमें ऑपरेशन अप्लाई करना हो वो पहले लिखा जाता है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, R1 माइनस 2R2, ठीक है। ये जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, जब ये 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर दोनों माइनस होंगे तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास 4, ठीक है। जब 7 माइनस 4 होगा तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया। अब हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है वो रो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल अपनी वैल्यूज फाइंड करनी है। हम जो है वो वैल्यूज x1 x2 x3 जो भी हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हों, हम इजीली उनकी वैल्यूज जो है वो गेट कर सकते हैं। आपको पता है वो हमें कैसे लिखना है। देखें, यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, x1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स से हमारे पास आएंगी x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 2 एंड x3 जो है वो हमारे पास फ्री वेरिएबल है, x3 इज इक्वल टू x3। अब हमें क्या करना है, हमें अपने वापस से वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो x1 और x2 की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ऊपर हमने जो वेक्टर्स निकाले थे, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये जो हमारे वेक्टर्स दिए गए थे, यहाँ पर हम x1 x2 की वैल्यूज पुट करेंगे और हम सोल्व करके देखेंगे कि क्या हमारी वैल्यूज ठीक भी आई है कि नहीं। यहाँ पर 3 1 जा 3 होगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 और 3 7, फर्स्ट वैल्यू जो है वो बिल्कुल ठीक है। 3 माइनस 2, यहाँ पर -6 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे तो ये 4 भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप बिल्कुल चेक करें तो हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड और राइट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब है हमारे पास जो है वो हमारी वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 6 है, बिल्कुल इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। ये हमारे पास एक वेक्टर है a1 और एक वेक्टर a2 है, a एंड b दिया गया है हमें। हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है, देन स्पैन a1 a2 इज अ प्लेन थ्रो द ओरिजिन इन R3 इज b इन दैट प्लेन। हमें चेक करना है कि जो है वो हमारे पास b जो है वो उस प्लेन पे एग्जिट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, x1 a1 प्लस x2 a2 इज इक्वल टू
बी। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपल इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तीनों को। ये हमारे पास एक आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन चुका है क्योंकि हमने बी को भी अंदर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद उन्होंने क्या किया है, इसे एचेन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एचेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो है अपनी वैल्यूज निकाली है। ठीक है, यहाँ पर देखें 0 इज इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, एंड यहाँ पर दूसरी से मिलेगा -3x2 इज इक्वल टू 2। लेकिन आप देखें यहाँ पर x3 जो हमें मिलना था 0 इज इक्वल टू -2 आ रहा है। ठीक है, x3 क्या हो गया हमारे पास, फ्री वेरिएबल हो गया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं विच शोज दैट द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, क्योंकि जब तक हमारे पास x2 की वैल्यू नहीं आएगी, हमें यहाँ से x3 की वैल्यू मिलती तो वो हम पुट करते, इस तरह हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को गेट कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, अब हमें वैल्यूज नहीं जब तक मिलेगी, हाँ एक की भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम किसी की भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, द वेक्टर इक्वेशन x1 a1 प्लस x2 a2 इज इक्वल टू b हैज नो सोल्यूशन एंड सो b इज नॉट इन स्पैन। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि उसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से b इज नॉट इन स्पैन। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज की इक्वेशन की जो है वो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हम सोल्यूशन से देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, u दिया गया है एंड v भी दिया गया है, हमें u प्लस v एंड u माइनस 2v फाइंड करना है। ठीक है, ये मैंने u लिखा, ये v लिखा, दरमियान में एडिशन, हमें सिंपल इनको एडिशन करना है। ठीक है, -1 -3 तो ये -4 हो जाएगा, 2 प्लस -1 ये हमारे पास 1 हो जाएगा। देन हमें क्या करना है, पहले v को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसे क्या कर देना है, u में से उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो इस v को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ पे जो है हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। ठीक है, ये -1 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर -2 आ गया। अब हमें क्या करना है, u में से उसे माइनस करना है, पहले u लिख लेते हैं, -1 2 सिंपल माइनस करेंगे, देखें -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 6 5 आ जाएगा, 2 माइनस और 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये डबल माइनस है, तो ये यहाँ हमारे पास 4 आंसर आ चुका है। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देन हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है u एंड v, उसमें v हमें क्या करना है, u प्लस v एंड u माइनस 2v फाइंड करना है, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, देन है हमारे पास एक क्वेश्चन जिसमें उन्होंने हमें x1 दिया गया है, x2 दिया गया है। ठीक है, उनके वेक्टर्स दिए गए हैं और एक b दिया गया है। हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इक्वेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देख लेते हैं। हम एक बार जो है वो बुक से इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है, राइट अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू गिवन वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको सिस्टम ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हम अपने वेक्टर्स को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है कि हमारे पास हमारी इक्वेशंस का सेट। ठीक है, तो इसका जो है बहुत सिंपल वे है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वेक्टर्स को जो है वो x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6x1 आ गया, यहाँ पर -x1 5x2, x2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा और देन ये हमारे पास b है। अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से लिख सकते हैं, 6x1 -3x2 -x1 प्लस 4x2 5x1 प्लस 0x2। 0x2 का मतलब यही है कि x2 हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। और इक्वल वाली साइड पे देन हमारे पास b की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हैं 1 -7 और 5। ठीक है, देन आपको पता है कि हम इनको इस तरह इक्वेशंस की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं।
यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, मैट्रिक्स को खत्म करके जस्ट सिंपल अपनी सेट ऑफ इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें यही क्या कहा गया है कि हमने क्या करना है, अब इन्हें अपने वेक्टर्स को सेट ऑफ इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। तो सेट ऑफ इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना बहुत इजी है। हम अपने x1, x2, x3 को क्या करेंगे, अपने वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इजीली उन्हें क्या करेंगे, अपनी इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेंगे। ये है हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हमने देख लिए हैं। देन हम एक क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी देख लेते हैं। उसमें क्या किया गया है, पहले हमें जो है वो डिफरेंट मैट्रिक्स दिए जा रहे थे, डिफरेंट वेक्टर्स दिए जा रहे थे और हम इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। बट अब क्या है, हमें एक इक्वेशंस दी गई हैं, सेट ऑफ इक्वेशंस मिली हैं, हमें क्या करना है, इन्हें अपने वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब जैसे हम पहले स्टेप्स परफॉर्म कर रहे थे, अब हम उनसे ऑपोजिट स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। तो हमने क्या किया, x2 + 5x3 ये लिख लिया और b को जो है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, वेक्टर्स की फॉर्म में। देन हम क्या करेंगे, हम 0, यहाँ पर x1 अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, 4x1 - 1x1। हम क्या करेंगे, x1 को एक अलग वेक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे, x2 को अलग वेक्टर की फॉर्म में, x3 को अलग वेक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। देन हमें क्या करना है, अपने x1, x2, x3 को कॉमन ले लेना है, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं उसमें जो x1, x2, x3 है वो मल्टीप्लाई जो है वो नहीं हो रहे होते। तो हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x1, x2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो सिंपल है, हमारे पास हमारे वेक्टर्स आ जाएंगे। 0, 4, -1 ये हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है। उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट इक्वेशंस दी गई हैं, सेट ऑफ इक्वेशंस। हमें क्या करना है, उन्हें कन्वर्ट करना है अपने वेक्टर्स में। ये देखिए 4x1 + x2 + 3x3, बिल्कुल इसी तरह हम इनको डिफरेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। देन अब आपको पता है नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम इन सबको अलग अलग एक एक वेक्टर में लिख लेंगे, x1, x2 को, x3 को, सबको। ठीक है, एंड दरमियान में एडिशन आना चाहिए, अगर किसी के साथ माइनस है तो वो जो है वेक्टर के अंदर माइनस रहेगा। ठीक है, देन हमें क्या करना होता है, उसमें से x1, x2, x3 कॉमन लेने होते हैं। तो हमारे पास जो है वो रिमेनिंग वेक्टर्स जो है हमारे पास आ जाते हैं। ये हमारे पास एक बहुत इजी वे है कि हम किस तरह से अपने इक्वेशन को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर्स की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हमारे पास a1, a2, a3 दिया गया है। अब क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन हम एक दफा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह है क्वेश्चन नंबर 11। इन एक्सरसाइज 11 डिटरमिन इफ B इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ a1, a2, a3। हमें चेक करना है कि क्या B हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन ऑफ a1, a2, a3 है या नहीं है। तो हम वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने वेक्टर्स को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो x1, x2, x3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, हमने चेक करना है कि क्या हमारा B जो है वो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जो है वो मैट्रिक्स को आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। उसे जो है वो उस पर रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, एंड देन उसमें से हम वैल्यूज गेट करेंगे। हमारे पास देखें, चलिए रो ऑपरेशंस भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर बस था हमारे पास 1, -2 और 0। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना है, R2 में से मैंने माइनस कर दिया है 2R1। ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पर 0 मिल गया है। देन लीडिंग एंट्री में जो है वो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री में ऑलरेडी 1 है, तो उसके नीचे भी मुझे 0 चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, R2 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर दूंगी, मुझे यहाँ पर जो है वो 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लीडिंग एंट्री मेरी ये वाली बनती है 8, उसको हम कन्वर्ट करेंगे अपनी एंट्रीज में, यानी कि डायगोनल एंट्रीज में हम उसे 1 करेंगे।
ये देखें डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई किए, बट उसके बाद क्या हुआ, ये जो एंट्री थी थर्ड वाली हमारे पास ऑलरेडी 0 बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे और हमारे पास जो ये डायगोनल एंट्रीज 2 आई हैं उनके ऊपर और उनके नीचे जो है वो 0 होने चाहिए, क्योंकि हम जो है वो रिड्यूस्ड एचेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास, तो यहाँ पर जो मेन काम है वो चेक करने वाला है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो बी था, हमारा जो क्वेश्चन था वो हमें चेक करना था कि क्या बी हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं A1 A2 A3 के लिए। तो यहाँ पर देखें हमें जो है वो एक सोल्यूशन मिल रहा है, जैसे यहाँ पर हमें सोल्यूशन मिल रहा है x1 माइनस 5x3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, एंड देन हमें सोल्यूशन मिल रहा है x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हम सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, हमें सोल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि यस हमारे पास जो बी है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे पास। अगर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, अगर हमारे पास सारी जो एंट्रीज हैं वो 0 हो जाती, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो हम कहते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 भी रीड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही है, तो वो आपने खुद करना है। अगर फिर भी आपको उसमें से कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एज इट इज वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया था। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, डिटरमिन इफ B इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। तो हमें ये किस तरह से चेक करना है, हम इन्हें आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद हम रो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर हमारे पास हमें x1 x2 के आंसर्स मिलते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें V1 दिया गया है, V2 दिया गया है। अब हमें इनके लिए चेक करना है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 के जैसे ही होंगे। उनमें हमें जो है वो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के बाद हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद x1 x2 के अगर आंसर्स मिल जाते हैं तो हम कहेंगे कि यस ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज वो नहीं होगा। हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 15 में हमें कहा गया है शो द वेट ऑन V1 V2 यूज टू जनरेट द वेक्टर एंड लिस्ट 3 एंट्रीज ऑफ द वेक्टर, डू नॉट मेक अ स्केच। स्केच हमें नहीं क्रिएट करना, हमें क्या करना है, वेट निकालना है अपने वेक्टर्स के जो हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये हमें V1 V2 दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है कि हम क्या करेंगे, पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे एंड देन इस फॉर्म में लिखेंगे। हमें चेक करना है इनको। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया वेक्टर 1 को, एंड V2 को जो है वो 0 से जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो ऑफकोर्स हमारे पास ये 0 हो जाएगा, हमारे पास V1 आ जाएगा। ये V1 आ चुका। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको 0 से हम V1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे V2 को, तो ऑफ कोर्स हमारे पास अब V2 आ जाएगा। तो अब हमें ये चेक करना है V1 माइनस V2 एंड V1 प्लस V2। हमें ये दोनों जो है वो आंसर्स निकालने हैं, V1 प्लस V2 और V1 माइनस V2। इन डिफरेंट वेटेज निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम क्या करेंगे, 1.V1 प्लस 0.V2। एक हमारे पास सबसे पहले हमें ये ऑपरेशन करना है, देन हमें क्या करना है 0.V1 प्लस 1.V2। ये दोनों फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, 1.V1 प्लस 1.V2 ये करेंगे। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे 1.V1 माइनस 1.V2। ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेटेज के लिए, और इसको हम इक्वल रखेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे हम
0 के। ये टॉपिक जो है वो हमारी आउटलाइन में नहीं है, फिर भी हमने जो है ये क्वेश्चन देख लिया है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम कौन सा जो फॉर्मूला के जरिए इन्हें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप देखें तो वही फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम उनके जरिए डिफरेंट वैल्यूज जो है वो निकालेंगे। ये हमारे पास वेटेज है हमारे पास V1, V2, V3 के, जो उन्होंने कहा था हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए। ठीक है, देन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 एक दफा रीड कर लेते हैं। क्या है? लेट A1, A2 एंड B1 B, हमें क्या दिया गया है? A1 दिया गया है, A2 दिया गया है और हमें B दिया गया है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एज इज B इज द प्लेन स्पैन बाय A1 एंड A2। हमें चेक करना है कि B की किस वैल्यू के लिए जो है वो A1, A2 के लिए स्पैन है। ठीक है, हमें 17 क्वेश्चन में ये चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके सोल्यूशन के जरिए चेक कर लेते हैं। हमें A1, A2 एंड B दिया गया था, हम क्या करेंगे, उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में, एंड देन क्या करेंगे, हम उसे रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें बेसिकली करना क्या है, अपनी एज की वैल्यू फाइंड करनी है कि किस वैल्यू के लिए जो हमारा जो B है वो स्पैन है A1, A2 के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 था, मुझे इसको और इसको 0 बनाना है, और आपको पता है यहाँ पर कौन से रो ऑपरेशंस अप्लाई होंगे। अगर मैं R1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, -4 से, एंड देन मैं उसे ऐड कर दूं R2, तो यहाँ पर मुझे 0 मिल जाएगा। इस रो के लिए ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, और R3 के लिए जो ऑपरेशन अप्लाई होगा उसके लिए होगा R1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, एंड देन उसमें से मैं जमा कर दूंगी R3 को, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास -2 है। यहाँ पर हमारे पास 0 आ चुके हैं। अब मुझे इस लीडिंग एंट्री को जो है वो 1 करना है, तो इस रो में से हम क्या करेंगे, 1/5 R2। ठीक है, यहाँ पर 1 बन जाएगा और यहाँ पर -3 बन जाएगा, जो कि ये बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आप, तो ये मेरे पास एक लीडिंग एंट्री है और एक ये लीडिंग एंट्री है, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपनी इस लीडिंग एंट्री के नीचे वाले को अब 0 करना है, लेकिन ऑपोजिट साइड पे मेरे पास है एज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, जो भी एडिशन होगी हमारे एज के अंदर वो प्लस होता जाएगा, या अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब तक मैं यहाँ पर थी तो मेरे पास आया एज प्लस 8। ठीक है, अब मुझे 3 को 0 करना है, तो मैं 3 को कैसे 0 करूंगी, R2 को जो है वो मल्टीप्लाई करूंगी -3 के साथ, एंड देन ऐड कर लूंगी R3 में। ठीक है, तो 0 तो 0 ही आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और इन दोनों में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर तो 0 आ गया, लेकिन ये है -3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये मेरे पास बन जाएगा 9, और फिर जब ये 9 जो है जमा होगा आकर 8 के अंदर, तो ये मेरे पास ये आ जाएगा, एंड देन हम एज प्लस 17 = 0 रख के हम अपनी जो है वो एज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और हम बता देंगे कि हमारा जो एज है वो इस वैल्यू के लिए स्पैन है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.3। आई होप आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका जो है वो कोई एरर हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।